Hello student, welcome back. So I think we had covered till refraction at a single surface, refraction through a slab, then we discussed shift in the position of the object, real depth, apparent depth, and I think we also discussed question based on total internal reflection. Now in this class we are going to discuss about one more important topic, or you can say a subtopic under refraction. But today refraction is we will be discussing refraction at two plane inclined surfaces. Understand it very well. Two plane inclined surfaces. So refraction at two plane inclined surfaces. This is what is basically the theory of prism. So जैसे मैं प्रिज्म बोर्ड पर लिखता हूँ, हम सबको ऐसा लगता है कि प्रिज्म इज समथिंग दैट इज ट्रायंगुलर इन शेप, है ना. ऐसे हमने पहले से ही पढ़ रखा है, या हमको ये प्रिज्म कहते ही ये एक पिक्चर सामने आता है. तो बच्चों एक बात यहीं पे क्लियर कर लूँ कि जब हम प्रिज्म डिस्कस करने वाले हैं, नो डाउट वही प्रिज्म ट्रायंगुलर वाला ही प्रिज्म आने वाला है, पर एक्चुअली स्पीकिंग प्रिज्म इज कोई भी ऐसा अरेंजमेंट जिसमें दो बार रिफ्रैक्शन हो रहा है एट टू प्लेन इंक्लाइंड सर्फेसेस. जैसे टू गिव एन आइडिया अबाउट इट, हमको लगता है कि ये प्रिज्म है. मैं 3 डायमेंशन में ड्रॉ नहीं कर रहा हूं, ठीक है ना. सो आप ऐसे रे ऑफ लाइट इंसिडेंट करेंगे, ऐसे लाइट रिफ्रैक्ट हुई और ऐसे लाइट एमर्ज हो जाएगी, और इस अरेंजमेंट को हमने नाम रखा है प्रिज्म. बिल्कुल सही. दिस इज व्हाट यू हैव स्टडीड सो फार. अगर आप ध्यान दो बच्चों, तो ये एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, प्लेन रिफ्रैक्टिंग सरफेस, और ये भी एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस है. सो दो प्लेन रिफ्रैक्टिंग सरफेस है जो एक दूसरे के साथ किसी एंगल पर है. सो दीज आर टू प्लेन सरफेसेस, रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस इंक्लाइन टू ईच अदर, और इसको हम कहते हैं प्रिज्म, इस अरेंजमेंट को. अच्छा, जैसे अगर मान लो एक ऐसा अरेंजमेंट भी है बच्चों, ऐसा रे ऑफ लाइट यहां से आई, रिफ्रैक्ट हुई और ऐसे चली गई, क्या ये प्रिज्म होगा? तो आंसर होगा नहीं, क्योंकि ये ट्रायंगुलर नहीं है. ऐसा नहीं है बच्चों. ऑब्जर्व करो, ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस और ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस, दीज आर टू रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस. बट बच्चों क्या ये सरफेसेस इंक्लाइंड है? नहीं ना, दे आर पैरेलल. तो ये अरेंजमेंट प्रिज्म नहीं कहलाएगा. लेकिन सोचो अगर इसी में रे ऑफ लाइट ऐसे एंटर करे, ऐसे और ऐसे चली जाए, सो वापस से दो बार रिफ्रैक्शन हो रहा है. ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ये भी रिफ्रैक्टिंग सरफेस. क्या ये दोनों सरफेसेस पैरेलल है? नो सर, दे आर परपेंडिकुलर. जो भी है, पैरेलल नहीं है मतलब इंक्लाइंड है. तो अब रेड रे ऑफ लाइट के लिए प्रिज्म का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो, जबकि ब्लैक वाले के लिए यूज नहीं कर सकते हो. क्या जो सर ने बोला वो समझा? मतलब कोई भी रिफ्रैक्शन के अरेंजमेंट को आप प्रिज्म कब बुलाओगे? जब दो प्लेन रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस एक दूसरे को इंक्लाइंड होंगे और वहां अगर रिफ्रैक्शन होगा, देन दैट अरेंजमेंट इज नोन एज प्रिज्म. क्या ये हम सब क्लियर है? दो प्लेन रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस एक दूसरे के साथ इंक्लाइंड है और अगर रिफ्रैक्शन हो रहा है, देन दैट अरेंजमेंट इज अ प्रिज्म. ओके, सो प्रिज्म में बेसिकली यू विल हैव टू plane refracting surfaces inclined to each other. What is a prism? A prism is an arrangement in which two plane refracting surfaces are inclined to each other. So ये दोनों are refracting surfaces. अब दोनों रिफ्रैक्टिंग सर्फेसेस के बीच का जो एंगल होगा, वी डिनोट इट बाय ए, एंड ए रिप्रेजेंट करता है रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म. एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन या बच्चों रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म, या कई बार इसको सिर्फ एंगल ऑफ प्रिज्म के नाम से भी जाना जाता है. ये जैसे मान लो इसका नाम है ए बी सी. सो ए बी सी अगर एक प्रिज्म है, सो ए बी और ए सी को मैं बुलाऊंगा रिफ्रैक्टिंग सरफेस. अगर रे ऑफ लाइट ए बी सरफेस से रिफ्रैक्ट हुई, वो ए सी की तरफ गई और यहां से बाहर आ गई, तो इस बार रिफ्रैक्शन कौन से दो सरफेसेस पर हो रहा है बच्चों?
ए बी और ए सी, इसलिए दे विल बी कॉल्ड एज रिफ्रैक्टिंग सर्फेसेस। लेकिन अगर बच्चों रे ऑफ लाइट ए बी से एंटर करती और वो बी सी से बाहर आती, ऐसी जैसे मान लो रे ऑफ लाइट ऐसे एंटर कर गई और रिफ्रैक्ट होकर यहाँ से आई, तो क्या ये प्रिज्म है? हाँ सर प्रिज्म है। क्यों प्रिज्म है? दो प्लेन सर्फेसेस है, इंक्लाइंड है और दोनों पर रिफ्रैक्शन हो रहा है, सो ये अरेंजमेंट को हम प्रिज्म बुला सकते हैं। और इस बार ये जो होगा वो बन जाएगा एंगल ऑफ प्रिज्म। सो कोई जरूरी नहीं बच्चों कि एंगल ऑफ प्रिज्म फिक्स है, मैं वैल्यू की बात नहीं कर रहा हूं, ये भी एंगल ऑफ प्रिज्म लिया जा सकता है, ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं। और एंगल ऑफ प्रिज्म का कंफ्यूजन नहीं हो, दैट इज द रीजन व्हाई मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में बच्चों आपने देखा होगा इक्विलैटरल प्रिज्म हम बात करते हैं, तीनों एंगल 60 है, टेंशन ही नहीं है। पर ऐसा कोई रूल नहीं है बच्चों। एंगल ऑफ प्रिज्म कौन सा एंगल लेना है? उन दो रिफ्रैक्टिंग सर्फेसेस के बीच का एंगल जहां पर रिफ्रैक्शन होने वाला है। और एक बात बच्चों सुनो ध्यान से, अगर आप ए बी और ए सी को रिफ्रैक्टिंग सर्फेसेस मानते हैं, ए बी को और ए सी को अगर आप रिफ्रैक्टिंग सर्फेस मानते हैं, एक बार फिर से सुन लीजिए, इफ यू कंसिडर ए बी एंड ए सी एज अ टू रिफ्रैक्टिंग सर्फेसेस, देन दिस विल बी टेकन एज बेस ऑफ प्रिज्म। यानी कि रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म के अपोजिट वाला जो सरफेस होगा दैट विल बी बेस ऑफ प्रिज्म। सोचो अगर ये रिफ्रैक्टिंग एंगल है तो ये बेस हो जाएगा, ये रिफ्रैक्टिंग एंगल तो ये बेस हो जाएगा। क्या ये तीनों टर्म क्लियर है? सबसे पहले तो प्रिज्म क्या होगा? कोई भी ऐसा अरेंजमेंट जिसमें दो प्लेन रिफ्रैक्टिंग सरफेस एक दूसरे के साथ इंक्लाइंड है, उस अरेंजमेंट को हम प्रिज्म बुलाते हैं। जैसे जैसे मैं कह रहा हूं बच्चों आप नोट करते भी चल सकते हो, ठीक है ना? ओके, देन व्हाट आर रिफ्रैक्टिंग सर्फेसेस ऑफ अ प्रिज्म? वो दो इंक्लाइंड सर्फेसेस जहां रिफ्रैक्शन होने वाला है उनको बोलेंगे रिफ्रैक्टिंग सर्फेसेस ऑफ प्रिज्म। उन दोनों सर्फेसेस के बीच का जो एंगल है दैट इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म। सो प्रिज्म क्या है? रिफ्रैक्टिंग सर्फेस क्या है? रिफ्रैक्टिंग एंगल क्या है? रिफ्रैक्टिंग एंगल का जो अपोजिट वाला रिफ्रैक्टिंग सर्फेस होगा उसको हम क्या मान लेंगे? बेस। इस डायग्राम में बीसी विल एक्ट एज व्हाट? बेस ऑफ प्रिज्म। बीसी किसकी तरह एक्ट करेगा? बेस ऑफ प्रिज्म। अंडरस्टूड? क्लियर है ये? ओके ना, इसके बाद अगर हम आगे बात करें, सो प्रिज्म से रिलेटेड और भी कई सारे टर्म्स है बच्चों जो हमारे क्लियर होनी चाहिए। जैसे ये जो मान लीजिए इस रे को मैं पूरा नाम लिखता हूं पी क्यू आर एस, ये कंप्लीट रे है। देन दिस पी क्यू वी नेम एज इंसिडेंट रे, दिस इज रिफ्रैक्टेड रे, एंड दिस इज एमर्जेंट रे। सो इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड एमर्जेंट रे। सो प्रिज्म क्या है वो क्लियर है, रिफ्रैक्टिंग सर्फेसेस क्लियर है, एंगल ऑफ प्रिज्म क्लियर है, बेस ऑफ प्रिज्म क्लियर है, और ये तीन रे इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, एमर्जेंट रे। क्या इन सारे टर्म्स के साथ आप क्लियर है? अगर हम इनके साथ क्लियर है आप स्क्रीन को पॉज कीजिए और सारे टर्म्स जो मैंने कहे आप वो नोट डाउन कर सकते हैं। ऐसा कोई भी एनी अरेंजमेंट दैट हैज टू प्लेन रिफ्रैक्टिंग सर्फेसेस inclined to each other can be considered to be a prism. Then the two inclined surfaces where refraction will take place are the refracting surfaces of prism. Angle between these two refracting surfaces is refracting angle of prism. Then incident ray, refracted ray, emergent ray. The refracting surface opposite to the angle of prism is the base of prism. Shall we proceed? Okay. Now we will be discussing a very, very, very important formula related to prism, and it's important that I discuss its derivation also, because in many MCQs और many multiple choice question अगर आपको डेरिवेशन कैसे किया था या डिराइव कैसे किया था ये पता है तो सॉल्विंग इजी हो जाता है। अभी क्लियर? लेट्स स्टार्ट। ओके, बहुत सारे बच्चों को ऑलरेडी डेरिवेशन पता होगा पर ठीक है ना, विल जस्ट रिवाइज इट वंस। लेट्स स्टार्ट। फाइन। सो we call it as prism formula. What do we call it as? Prism formula. Okay, now prism formula के लिए सबसे पहले I'll consider a prism. So it's a prism. Its angle is A, and let us name that prism as ABC.
this is an incident ray PQ, incident on the surface AB. Okay, now at surface AB I'll draw a normal. So the angle made by incident ray with the normal is the angle of incidence I. Fine. Now this ray of light is traveling from air to prism. Now prism is acting as a denser medium. So this ray of light was supposed to travel along this direction. Meaning in the absence of prism, the ray PQ would have traveled along this straight line. However, due to refraction and the ray is traveling from rarer medium to denser medium, it will bend towards a normal. ये normal की तरफ bend होगी. So this ray of light will travel like this. So this is our emergent ray QR. Again at surface AC, it will undergo refraction. So again I'll draw a normal at surface AC. Suppose the first normal is N1. I'll name the second normal as N2. Okay, so QR is our refracted ray. Now this ray of light was supposed to travel like this. As you can see, the ray QR is traveling from optically denser medium to optically rarer medium. It will be bending away from the normal. यानी ये ray of light जब बाहर आएगी, so normal N2 के पास नहीं, उससे दूर ऐसे bend होगी. And this will act as your emergent ray. I name it as RS. So PQ is the incident ray, QR is the refracted ray, and RS is the emergent ray. Thus PQRS is the path of the ray. वो रास्ता जो ray travel कर रही है. Alright. अब अच्छे से एनालिसिस करने के लिए हम सारे एंगल मार्क कर लेते हैं. रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. आई नेम इट एज R1. एमर्जेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल इज एंगल ऑफ एमर्जेंस. शायद ही आपने ये टर्म फर्स्ट टाइम सुना होगा जो रिफ्रैक्शन फर्स्ट टाइम डिस्कस कर रहे हैं, या जिनकी लाइफ में प्रिज्म पहली बार आया. एमर्जेंट रे का नॉर्मल के साथ जो एंगल होता है उसको एंगल ऑफ एमर्जेंस भी कहते हैं हम. ओके, अब ये है रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के साथ एंगल, तो मैं इसको नाम लिखूंगा R2. ठीक है ना सर, उसको आप I2 भी तो लिख सकते थे. ये सरफेस के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस लिख सकते हैं, बट जो नॉर्मल कन्वेंशन है वो मैं फॉलो कर रहा हूं कि रिफ्रैक्टेड रे के जो एंगल है उनको R से डिनोट किया, इंसिडेंट रे का एंगल I से डिनोट किया, एमर्जेंट रे का एंगल E से डिनोट किया. क्लियर? चले आगे. फाइन बच्चों, अब एक बात बताओ मुझे बच्चों. क्या सर? तो सुनो बच्चों, कोई बता सकता है कि इस प्रिज्म की वजह से रे PQ का कितने से डिविएशन हुआ? सर क्वेश्चन नहीं समझा, सुनिए ध्यान से. अगर ये प्रिज्म बीच में नहीं होता तो आप एग्री करते हो PQ ऐसे ट्रैवल करता, बराबर. बट ये प्रिज्म बीच में आने की वजह से ये रे ऑफ लाइट RS के अलोंग चला गया है, यानी कि लाइट अपने पाथ से डेविएट हो गया है. और अगर लाइट अपने पाथ से डेविएट हुआ है सो मैं एंगल ऑफ डेविएशन मेजर करना चाहूंगा. सो एक काम करते हैं, एमर्जेंट रे को RS को हम पीछे की तरफ एक्सटेंड करते हैं बच्चों. और मान लीजिए ये दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो T है. अब मुझे एक बात बताइए, पूरा डायग्राम भूल जाइए, आप PQ के एक्सटेंशन को देखिए और RS को जो पीछे मैंने प्रोड्यूस किया वो देखिए. अगर प्रिज्म बीच में नहीं होता तो आप एग्री करते हो रे ऑफ लाइट ऐसे जानी चाहिए थी अलोंग PQ, दिस डॉटेड लाइन, पर वो चली गई RS के अलोंग. सो 10 कहने से इतने एंगल से लाइट डेविएट हो चुकी है. सो वी कॉल इट एज एंगल ऑफ डेविएशन. क्या बोलेंगे इसको? एंगल ऑफ डेविएशन. फिर से एक बार क्या बोलेंगे इसको? एंगल ऑफ डेविएशन. सो अब तक कितने एंगल पिक्चर में आए? A एंगल ऑफ प्रिज्म, I एंगल ऑफ इंसिडेंस, R1 R2 are the angle of refraction within the prism, E is the angle of emergence and delta is the angle of deviation. Clear? Okay, fine. अब आप मुझे एक बात बताइए बच्चों. बोलो सर, क्या कौन सी बात? देखो इधर, ये डॉटेड लाइन नॉर्मल है. हाँ सर. क्या ये इंसिडेंट रे है? यस सर. सो इफ यू सी दिस लाइन एंड दिस लाइन, तो अगर ये एंगल I है तो क्या बच्चों ये पूरा एंगल I नहीं होना चाहिए? सर दिख नहीं रहा है. अच्छा सुन, अगर ये नॉर्मल वाली लाइन और PQ को आगे एक्सटेंड करा मैंने, सो ये एंगल I तो ये पूरा एंगल भी I होगा बच्चों, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. और उसमें से नीचे वाली वैल्यू अगर R1 है तो क्या मेरे बच्चों ये जो रिमेनिंग एंगल है वो कितना होगा? देख अभी फुल एंगल कितना है? इंसिडेंट और नॉर्मल के बीच में एंगल I है,
तो एक्सटेंडेड इंसिडेंट रे और एक्सटेंडेड नॉर्मल के बीच का भी एंगल आई होगा, वर्टिकली अपोजिट। उसमें से अगर ये R1 है तो दैट रिमेनिंग एंगल हैज टू बी व्हाट, करेक्ट, I माइनस R1, यानी ये एंगल होगा I माइनस R1, I माइनस R1। ऑलराइट, सिमिलरली बच्चों इस तरफ आ जाओ, नॉर्मल N2 और एमर्जेंट रे के बीच का एंगल क्या है, सुन ध्यान से, नॉर्मल N2 और एमर्जेंट रे के बीच का एंगल E है। सो एमर्जेंट रे को जब मैं पीछे एक्सटेंड करूंगा और इस नॉर्मल के साथ अगर मैं अंदर वाले एंगल के बारे में भी पूछूं आपसे, ये वाला एंगल कितना होगा, क्या ये भी नॉर्मल और एमर्जेंट रे के बीच का ही एंगल है, सो इवन दैट हैज टू बी E, वर्टिकली अपोजिट एंगल। पर अगर उसमें से नीचे जो एंगल है वो R2 है, सो मेरे प्यारे बच्चों ये जो ऊपर रिमेनिंग एंगल होगा ये एंगल, ये उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए बच्चों, करेक्ट, इट हैज टू बी E माइनस R2। थोड़ी कंजूसी हो रही है बच्चों स्पेस की वजह से, बट आप आराम से पॉज करके जूम करके देख सकते हो। सो I माइनस R1, E माइनस R2, फाइन। अब आपको मेरे साथ रहना बच्चों, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं सर, कौन सा सवाल, देखो क्या आपको, अच्छा ये दोनों नॉर्मल का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है मान लीजिए वो है M। सो अब मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं बच्चों, एंगल AQM की वैल्यू क्या है, AQM की वैल्यू क्या है, AQM, Q ये वाला पॉइंट, M नॉर्मल क्या लोगे, सो ये एंगल 90 होगा, इज ऑल्सो इक्वल टू एंगल ARM, ये भी तो 90 है, ARM नॉर्मल क्या लॉन्ग 90 है। अब क्वाड्रिलैटरल AQMR में एंगल AQM प्लस एंगल ARM दोनों का एडिशन 180 आ रहा है, यानी अपोजिट एंगल्स का एडिशन 180 है। देयरफॉर क्वाड्रिलैटरल AQMR इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। AQMR कैसा क्वाड्रिलैटरल है, साइक्लिक। सो अगर वो साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल है यानी उसके दो अपोजिट एंगल्स का एडिशन 180 है, तो बाकी दोनों एंगल का भी एडिशन 180 आना चाहिए। यानी बच्चों आई कैन से दैट एंगल QMR प्लस एंगल QAR should also be 180, प्रॉपर्टी ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। QMR मुझे पता नहीं है, QAR इज वैल्यू ऑफ A, यानी कि मैं ऐसा बोल सकता हूं एंगल QMR इज इक्वल टू 180 माइनस A, या मैं ऐसे लिख सकता हूं, चलो इजी रखते हैं, एंगल QMR प्लस A इज इक्वल्स टू 180। दैट शुड बी आवर इक्वेशन नंबर 1। क्लियर बच्चों, पक्का, आसान है एकदम। आप एकदम स्लो पेस पर वॉट एवर यू आर कंफर्टेबल विद, आप स्पीड ऑफ प्ले भी कम कर सकते हैं, पॉज करके रीचेक कर सकते हैं, पर ये क्वेश्चन नंबर 1 तक आपको रिवाइज करना है। ओके, अब आप एक काम कीजिए बच्चों, क्या आपको एक ट्राइंगल दिखाई दे रहा है, ट्राइंगल QMR, सभी बच्चे देखिए, ट्राइंगल QMR एक ट्राइंगल है। सो ट्राइंगल के तीनों एंगल का एडिशन 180 होना चाहिए, यानी कि मैं ऐसे लिख सकता हूं एंगल QMR प्लस, देखो QMR ट्राइंगल में 3 एंगल, एक तो ये वाला, एक R1 और एक R2, प्लस R1 प्लस R2 शुड बी इक्वल टू 180, प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। अब ये मेरा इक्वेशन नंबर 2 है बच्चों, ध्यान से देखो, 1 को देखो, 2 को देखो, 1 को देखो, 2 को देखो, QMR इक्वल 180, इस तरफ प्लस A है, उस तरफ प्लस R1 प्लस R2 है। सो डेफिनेटली कंपेयरिंग 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 क्या मैं कह सकता हूं A इज इक्वल टू R1 प्लस R2। ये बच्चों याद कर लो, पहला रिजल्ट जो अपने काम आने वाला है, A इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2, एंगल A इज R1 प्लस R2। चले आगे, नाउ दिस वन मोर ट्राइंगल QTR, पहले तो ढूंढो ट्राइंगल QTR। ट्राइंगल QTR में बच्चों आप डेल्टा ट्राइंगल के अंदर या ट्राइंगल के बाहर है, प्लीज जूम इट एंड ऑब्जर्व इफ यू वांट, मैं उसको अलग से ड्रॉ करता हूं, ऐसा है देखो, ये Q, ये R और ये T, दिस एंगल इज एक्सटीरियर एंगल, और ये एंगल I माइनस R1 है और ये एंगल E माइनस R2 है। सो एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी से
डेल्टा इज एक्सटीरियर एंगल. बाय प्रॉपर्टी ऑफ एक्सटीरियर एंगल क्या हम लिख सकते हैं? डेल्टा टू बी इक्वल टू आई माइनस आर वन प्लस ई माइनस आर टू. Thus delta will be equal to I plus E minus of R1 plus R2. अब equation number 3 में R1 plus R2 is nothing but A. Thus what do we get? Delta equals to I plus E minus A. And thus I get A plus delta is equal to I plus E. This is my equation number 4. Very 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 important. और बच्चों अगर आप स्टार्टिंग से सारे लेक्चर्स में मेरे साथ हो तो देखो डेल्टा का आपके लाइफ में और एक फॉर्मूला है. मैं आपसे फर्स्ट लेक्चर से कहते आ रहा हूँ, रिफ्लेक्शन का डेल्टा, रिफ्रैक्शन का डेल्टा, प्रिज्म का डेल्टा, याद आ रहा है? फिर लेंसेज का डेल्टा अलग अलग है. सो प्रिज्म के केस में डेविएशन एंगल इज आई प्लस ई माइनस ए. सवाल ये उठता है कि आई क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस. ई क्या है? एंगल ऑफ इमर्जेंस. ए क्या है? एंगल ऑफ प्रिज्म. आर वी क्लियर? सो अब इक्वेशन 1 है मेरे पास, इक्वेशन 2 है मेरे पास, 3 और 4 है. क्या मैं एक ऐसा स्टेटमेंट दे सकता हूं बच्चों कि अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को चेंज करें, मैं आई को अगर चेंज करूं तो अकॉर्डिंगली R1 भी चेंज होगा, और अगर R1 चेंज होगा तो R2 भी चेंज होगा. क्यों सर? फॉर अ गिवन प्रिज्म A फिक्स है. एक बार प्रिज्म बन गया तो A फिक्स है. अब अगर आप I की वैल्यू 0 कर दो, 0, प्लीज बच्चों ध्यान दो, अगर मैं इंसिडेंट ए को नॉर्मल के अलोंग ले जाऊं तो आई 0 हो जाएगा, या मैं उसको सरफेस के अलोंग ले जाऊं तो आई 90 हो जाएगा. हो साथ में आई को अगर मैं 0 लूं से लेकर मैं आई को 90 तक अगर चेंज करूं, सो मैं आई की वैल्यू चेंज करूंगा, अकॉर्डिंगली R1 चेंज होगा, अकॉर्डिंगली R2 चेंज होगा, अकॉर्डिंगली ई भी क्या होगा? चेंज. कहने का मतलब मेरे बच्चों, व्हेन आई विल चेंज ई विल ऑल्सो चेंज, सो आई प्लस ई विल चेंज एंड डेल्टा विल ऑल्सो चेंज. तो क्या मैं इसे बोल सकता हूं कि एंगल ऑफ डेविएशन का वैल्यू एंगल ऑफ इंसिडेंस के हिसाब चेंज होगा. इफ यू चेंज वैल्यू ऑफ आई, R1 will change, R2 will change and E will also change. Thus your angle of deviation will change with angle of incidence. क्या सबके छोटे से दिमाग में बड़ी बात गई कि एंगल ऑफ डिविएशन डिपेंड्स अपॉन एंगल ऑफ इंसिडेंस. सो अब ये डिपेंडेंस को उनको स्टडी करना था, दे वांटेड टू स्टडी इट. सो अब उन्होंने इसको स्टडी कैसे किया बच्चों? सो ये तो पता चल गया कि एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड्स अपॉन एंगल ऑफ इंसिडेंस. इसका मतलब बच्चों क्या होता होगा? सोचो कि किसी किसी एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए हो सकता है डेविएशन बहुत ज्यादा हो जाए, और कोई तो वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए डेविएशन बहुत कम होता होगा. मानते हो आप? आई को चेंज करने पर डेल्टा चेंज होता है. सो कोई कंडीशन ऐसी आएगी आई की जब डेविएशन मैक्सिमम होगा, और कोई कंडीशन ऐसी आएगी जब डेविएशन मिनिमम होगा. पहले मैं मिनिमम वाला केस डिस्कस करता हूं, पूरा डेरिवेशन कंप्लीट करेंगे, फिर मैक्सिमम वाला हम देखेंगे. सो आई एम डिस्कसिंग राइट नाउ केस ऑफ मिनिमम डेविएशन. ठीक है ना? आई चेंज होगा तो डेल्टा चेंज होगा, मानते हो आप? तो मैं ये कह रहा हूं किसी आई की वैल्यू के लिए हो सकता है डेल्टा मिनिमम हो जाए, तो वो केस हमको डिस्कस करना है. अब एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम मतलब ये एंगल सबसे छोटा होना चाहिए. ये एंगल कम से कम कब होगा बच्चों? नाउ यू नीड टू विजुअलाइज इट बच्चों, प्लीज विजुअलाइज. ये एंगल कम से कम होने के लिए इंसिडेंट रे और एमर्जेंट रे पैरेलल होनी चाहिए, एक ऑलमोस्ट पैरेलल आनी चाहिए. इंसिडेंट रे और एमर्जेंट पैरेलल आने के लिए डू यू एग्री दोनों का जो वैल्यू है आई और ई का वैल्यू क्या होना चाहिए? सेम. ये छोटी सी बात आपके बड़े दिमाग में गई? इनफैक्ट उल्टा बोला, क्या ये बहुत बड़ी बात आपके छोटे से दिमाग में गई कि फॉर डेविएशन टू बी मिनिमम ये एंगल कम से कम होने के लिए आई और ई सेम होना चाहिए. सो दिस इज फर्स्ट कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन. वेरी 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 इंपॉर्टेंट. For minimum deviation, सर एक बार फिर से बताओ. नो प्रॉब्लम बच्चों, सुनो, ये छोटे से छोटा होना चाहिए, ये कम से कम होने के लिए आई और ई एक साथ आने चाहिए या एक जैसे आने चाहिए, और वो तब होगा जब आई और ई की वैल्यू क्या हो जाएगी? सेम. सो फॉर मिनिमम डेविएशन रिमेंबर डेल्टा की वैल्यू डेल्टा मिनिमम होगी कब सर? जब एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके बराबर होगा? एंगल ऑफ इमर्जेंस के बराबर. लर्न बाय हार्ट इट कि प्रिज्म के केस में मिनिमम डेविएशन के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी इक्वल टू व्हाट? एंगल ऑफ इमर्जेंस. करेक्ट. चले आगे. आई शुड बी इक्वल टू ई. अगर ये वैल्यू मैं यहां सब्स्टिट्यूट कर दूं तो मेरे बच्चों मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिला ए प्लस डेल्टा मिनिमम का वैल्यू एज आई प्लस ई, बट ई इज नथिंग बट आई. सो आई प्लस आई 2i. सो मैं लिख सकता हूं एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा
ए प्लस डेल्टा मिनिमम अपॉन 2। ये भी काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बच्चों। आई विल बी ए प्लस डेल्टा मिनिमम डिवाइडेड बाय 2। मिनिमम डिविएशन की मैंने कहा ये एक कंडीशन है, जब ये सेटिस्फाई होता है तो इनडायरेक्टली एक और चीज सेटिस्फाई होती है। कौन सी सर? चलो एनालिसिस करते बच्चों। फॉर सरफेस ए बी, फॉर सरफेस ए बी, मैं चाहता हूं सब मेरे साथ रहे। फॉर सरफेस ए बी, सरफेस ए बी पर अगर आप स्नेल्स लॉ अप्लाई करो, स्नेल्स लॉ अप्लाई करो, स्नेल्स लॉ क्या था? अपना वाला स्नेल्स लॉ, म्यू इनटू साइन थीटा इज कांस्टेंट। यू मस्ट रिवाइज स्टूडेंट, अदरवाइज नहीं समझेगा। हमारा स्नेल्स लॉ साइन आई अपॉन साइन आर नहीं है, हम यूज करते हैं म्यू इनटू साइन थीटा इज कांस्टेंट। सो यहां का म्यू कितना है? 1। साइन थीटा यानी कि साइन आई, छोटा लिख रहा हूं, आप जूम करके देख सकते हैं। यहां अंदर जाने पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू होगा और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन r1 है। सो 1 इंटू साइन आई इक्वल टू म्यू इंटू साइन r1, ये मुझे मिला। तो क्या यहां से मेरे साइन r1 की वैल्यू क्या होगी बच्चों बताओ? ये हो जाएगा साइन आई डिवाइडेड बाय म्यू। बोलो ना। अब मुझे बताओ फॉर सरफेस एसी, फॉर सरफेस एसी, फॉर सरफेस एसी, एसी सरफेस के लिए अगेन अप्लाई स्नेल्स लॉ, बट बी केयरफुल। अब आप अंदर से बाहर जा रहे हो, सो अंदर का रिफ्रैक्ट इंडेक्स म्यू इंटू साइन R2। आप अंदर से बाहर जा रहे हो तो म्यू इंटू साइन R2, वहां पर क्या होगा? 1 इंटू साइन ई। क्या मेरे बच्चों को समझ में आएंगे? अब फॉर मिनिमम डिविएशन क्या यहां से ऐसे लिख सकते हैं? साइन R2 विल बी इक्वल टू साइन ई डिवाइडेड बाय म्यू। हाँ बिल्कुल सही सोच रहे हो। अगर आप आगे के स्टेप्स रिकलेक्ट कर रहे हो तो फॉर मिनिमम डेविएशन, फॉर डेल्टा टू बी डेल्टा मिनिमम, आई और ई दोनों इक्वल होंगे। सोचो बच्चों, अगर आई और ई इक्वल हो गए यानी ये टर्म और ये टर्म इक्वल हो गए। नहीं समझा? ये हम डिस्कस कर चुके हैं। आई इक्वल टू ई, आई और ई दोनों अगर इक्वल है तो मुझे मिलेगा साइन R1 टू बी इक्वल टू साइन R2। दोनों तरफ साइन इनवर्स लोगे तो R1 और R2 इक्वल होंगे। और मान लेते कि उसकी वैल्यू R के बराबर है, R1 और R2 इक्वल है, ये मैंने प्रूफ किया, और वो वैल्यू R के बराबर है, आई एम अज्यूमिंग। इफ दैट इज द केस माय स्टूडेंट, क्या मानते हो दोनों एंगल इक्वल होंगे? और सोच अगर ये दोनों एंगल इक्वल है, दिमाग चला, अगर ये दोनों एंगल इक्वल है यानी ये लाइन अंदर एकदम स्ट्रेट होगी, और अगर ये लाइन अंदर स्ट्रेट होगी तो प्रिज्म के बेस को कैसी होगी? पैरेलल। तो कभी कभी बच्चों इनडायरेक्ट वे में ऐसा भी बोला जाएगा, रिफ्रैक्टेड रेज पैरेलल टू द बेस ऑफ द प्रिज्म। If the refracted ray is parallel to the base of the prism, यानी कि light will suffer minimum deviation। अच्छा फिर से नो प्रॉब्लम, ये यहां तक साथ में थे, ओके। अब अगर R1 R2 दोनों इक्वल हो गए, इसका मतलब क्या हुआ? ये लाइन एकदम ऐसा इंक्लाइन बनी तो एंगल कैसे इक्वल होंगे? वो लाइन ऐसे होगी, पैरेलल लाइंस का कॉन्सेप्ट। सो ये बेस और ये दोनों पैरेलल होने वाले, फिर यानी आपका R1 और R2 अगर इक्वल है तो रिफ्रैक्टेड रेज पैरेलल टू द बेस ऑफ द प्रिज्म। refracted ray is parallel to base of prism, very important। चलो भाई वापस इक्वेशन 3 में आ जाओ। अगर R1 R2 दोनों इक्वल है और वो R के बराबर है, R1 R2 दोनों इक्वल है तो R प्लस R 2R, तो मैं बोल सकता हूं therefore A will be equal to 2R। अगर आप डेरिवेशन बीच में से स्टार्ट करोगे, समझेगा नहीं कि अचानक कहाँ से आया, तो ये आया इक्वेशन 3 से, R प्लस R 2R, तो A इक्वल टू 2R, thus R will be equal to A by 2। R is A by 2, R is A by 2। अब अगर मैं क्या करता हूं, ये I की वैल्यू मिनिमम डिविएशन वाली और R की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर दूं, सो उधर तो R1 है पता है, बट R1 और R तो एक ही है ना। So what do you get? 1 into sin I की जगह पर ये आएगा, is equal to mu into sin R1, but R1 is R और R is A by 2। अगर हम ऐसा करें बच्चों, प्लीज साथ में रहना, कोशिश करो, 1 into sin I, sin I is nothing but A plus delta minimum by 2, I का वैल्यू यहां से कॉपी किया, is equal to mu into sin R, but sin R is nothing but A by 2। अब अगर आप इस सारे टर्म्स को बराबर से अरेंज करो तो आपको एक फॉर्मूला मिलता है, जिससे दोस्ती कर लो, म्यू इज इक्वल टू साइन ऑफ ए प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ ए बाई 2, एंड वी कॉल इट एज प्रिज्म फॉर्मूला। किस नाम से जाना जाता है ये? प्रिज्म फॉर्मूला।
आर वी क्लियर? एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम बच्चों, ऑल्दो आई रिटन फॉन्ट साइज थोड़ा छोटा होगा, लेजिमिनेट नहीं है, तो आप पॉज करके जूम करके देख लेना। दिस वॉज प्रूफ ऑफ प्रिज्म फॉर्मूला बच्चों। और क्यों करा है? ताकि अगर टफ क्वेश्चन है तो आपको ये सब चीजें काम आती है बच्चों। एज फार एज फॉर्मूला क्या याद रखना है यहाँ से, एक तो ये बच्चों, ए इज R1 प्लस R2, दीज टू एक्सप्रेशंस आप अगर याद रख लो। फिर कंडीशन ऑफ मिनिमम डिविएशन, ये वाली, ये फॉर्मूला, कंडीशन ऑफ मिनिमम डिविएशन, ये वाली बात। फिर रिफ्रैक्टेड रेज पैरेलल टू बेस ऑफ द प्रिज्म, ये भी कंडीशन है मिनिमम डिविएशन की। एंड फाइनली प्रिज्म फॉर्मूला बच्चों, ठीक है, इवन दिस। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपको याद रखने रिलेटेड टू प्रिज्म। क्या यहां तक सब साथ में? हैज एवरीवन अंडरस्टूड इट? गुड। सो आई वुड एडवाइज कि आप यहाँ पर स्क्रीन को पॉज करें, जो भी इंपॉर्टेंट स्टार मार्क है उसको नोट कर लीजिए आपके लिए। मिनिमम डिविएशन की कंडीशन, I is equal to E, R1 equal to R2 equal to R and refracted rays parallel to the base of the prism. फिर जब मिनिमम डिविएशन होगा तो I की वैल्यू A प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2 और R की वैल्यू A बाई 2। जनरल फॉर्मूला इज A इज R1 प्लस R2 एंड डेल्टा इज I प्लस E माइनस A और A प्लस डेल्टा इज I प्लस E एंड देन वी हैव प्रिज्म फॉर्मूला आल्सो। फॉलोड एवरीवन? ठीक है। सो ये डेरिवेशंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों अपने लिए, और फॉर्मूले तो ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट है। आई होप आपने पॉज करके नोट कर लिया है। तो मैं इसको यहाँ से हटाता हूँ और जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं एक बार मैं फिर से आपको लिखवा लेता हूँ। रिलेटेड टू प्रिज्म, सबसे पहला फॉर्मूला जो हमारे काम का था रिलेटेड टू प्रिज्म वो था A इज R1 प्लस R2। आपने अपनी लिस्ट नहीं बनाई तो इससे आप लिख सकते हो। दूसरा A प्लस डेल्टा इज इक्वल टू I प्लस E। तीसरा फॉर मिनिमम डिविएशन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज एंगल ऑफ एमर्जेंस एंड R1 R2 दोनों इक्वल है और मान लेते हो R के बराबर है। और क्या था? रिफ्रैक्टेड रेस पैरेलल टू बेस। रिफ्रैक्टेड रे कौन सा है? विद इन द प्रिज्म वाला। रिफ्रैक्टेड रेस पैरेलल टू बेस। अंडर मिनिमम डिविएशन A इज इक्वल टू 2R। ओके, मैं इसको A और B में लिखता हूँ, है ना। मतलब मिनिमम डिविएशन के अंदर A इज 2R, I इज इक्वल टू A प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2 एंड देन वी हैव प्रिज्म फॉर्मूला म्यू इज इक्वल टू साइन ऑफ A प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2 अपॉन साइन ऑफ A बाई 2। ये एक्सप्रेशन या ये सारे फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। इज दैट ओके स्टूडेंट्स? क्लियर है ये? अच्छा, अब ये जो फॉर्मूला था डेल्टा का, उस पर एक ग्राफ, जैसे मैंने आपको पहले कहा है, डेल्टा का अब तक हमने कौन सा ग्राफ देखा? ट्राई टू रिकॉल। डेल्टा ऑफ रिफ्लेक्शन स्ट्रेट लाइन, डेल्टा ऑफ ओनली रिफ्रैक्शन ऐसा कर्व, डेल्टा ऑफ TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हमने क्रिटिकल एंगल पर, पहले कर्व और बाद में स्ट्रेट लाइन। आज फिर से एक डेल्टा का ग्राफ पढ़ रहे हैं प्रिज्म के लिए, तो आप इसको नोट कर लीजिए और अपने पास रखिए अभी। ठीक है, अब अगर ये आप कॉपी कर चुके हैं बच्चों, सो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा ग्राफ ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन वर्सेस एंगल ऑफ इंसिडेंस का, डेल्टा वर्सेस आई का ग्राफ। ओके, सो डेल्टा वर्सेस आई का ग्राफ बच्चों, इसमें जितना हम पढ़ने की कोशिश, माफ कीजिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस को वेरी करेंगे और डेल्टा को ग्राफ प्लॉट करेंगे। सो ये इंडिपेंडेंट और ये डिपेंडेंट होगा। तैयार है आप? हम आई को चेंज करते तो अकॉर्डिंगली डेल्टा चेंज होता है, तो उसका ग्राफ हमको डिस्कस करना है। इज एवरीवन रेडी? मैंने आपसे थोड़ी देर पहले कहा था कि मैं मिनिमम डिविएशन आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैक्सिमम डिविएशन भी हमको बात करनी है। चलो बच्चों आ जाओ यहाँ पर। हो सकता है थोड़ा सा चैलेंजिंग लगे, थोड़ा सा, बट आपको फुल कॉन्सेंट्रेट करना है। देखो मैक्सिमम डिविएशन कब होगा? सपोज जब एंगल डेल्टा बहुत बड़ा होगा। सोच एंगल डेल्टा बड़ा कब होगा?
जब इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे एक दूसरे से बहुत दूर होंगे, उसका एक सिचुएशन क्या हो सकता है कि आपका प्रिज्म ए बी सी, अगर रे ऑफ लाइट प्रिज्म पर ऐसे इंसिडेंट हो, कैसे इंसिडेंट हुई है ये? नॉर्मल इंसिडेंस हुई है, यानी यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हुआ? 0। तो ये रे ऑफ लाइट सीधे ऐसे जाएगी। ओके, एक्सक्यूज मी, वी आर डिस्कसिंग मैक्सिमम डेविएशन। ओके, सो मैक्सिमम डेविएशन की सिचुएशन कैसी होगी? मैक्सिमम डेविएशन के लिए दो पॉसिबिलिटी है बच्चों, या तो रे ऑफ लाइट प्रिज्म के सरफेस पर ग्रेस करते हुए इमर्ज हो, मतलब किसी एक एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए जो एमर्जेंट रे है वो प्रिज्म के सरफेस के अलोंग है, तो क्या होगा? रे ऑफ लाइट सबसे ज्यादा दूर चली गई ना, इससे ज्यादा दूर जाएगी तो कहां? प्रिज्म के अंदर आएगी, और प्रिज्म के अंदर आएगी तो फिर रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्रैक्शन नहीं होगा। किसी एक एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए आपका एमर्जेंट रे अगर प्रिज्म के सरफेस के अलोंग ही जाए, यानी कि देखो डेल्टा किसके बीच का एंगल है? एमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे के बीच में। सो इंसिडेंट रे से दूर 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 दूर, मैक्सिमम दूर कहां जाएगा भाई? हाँ, सरफेस के अलोंग जाएगा। सो मैक्सिमम डिविएशन के लिए फॉर डेल्टा टू बी डेल्टा मैक्स, फॉर मैक्सिमम डिविएशन क्या होना चाहिए? ग्रेजिंग एमर्जेंस हो सकता है, यानी कि एंगल ऑफ इमर्जेंस 90 डिग्री और π/2 रेडियंस हो सकता है। क्या मेरे सभी बच्चों को समझ में आ रहा है? कॉमन सेंस, डेल्टा बड़ा करना है, मतलब इंसिडेंट से मैक्सिमम दूर जाना है, मैक्सिमम दूर जाके कहां जाएगा? इमर्जेंट रे सरफेस के अलोंग जाएगा। सो उससे ज्यादा दूर गया तो अंदर आ जाएगा, अंदर आएगा तो रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्रैक्शन होगा ही नहीं, फिर समझ में आया? सो मैक्सिमम डिविएशन में ग्रेजिंग एमर्जेंस हो सकता है। एक और पॉसिबिलिटी बच्चों, सोचो, ऐसा भी तो हो सकता है एमर्जेंट रे ऐसी है, अब इंसिडेंट रे से मैक्सिमम दूर कहां होगी? मैक्सिमम दूर। बिल्कुल सही सोचा बच्चों, ये एंगल ना मैक्स टू मैक्स होना के लिए। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि आपकी जो इंसिडेंट रे है वो सरफेस के अलोंग आ रही है, यहां पर भी डेल्टा डेल्टा मैक्सिमम होगा, और ये कब होगा? जब एंगल ऑफ इंसिडेंस π/2 होगा, इसको बोलेंगे ग्रेजिंग इंसिडेंस। बच्चों ये सब बहुत इंटरेस्टिंग है अगर आप बराबर से कनेक्ट करो तो। सो मिनिमम डिविएशन कब होगा? मिनिमम, मिनिमम, गधा इसमें मैक्सिमम हो रहा है, मिनिमम पूछ रहा हूं। हाँ, जब I इक्वल टू ई, R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R, अभी थोड़ी देर पहले देखा था, ये कौन सा है? मैक्सिमम डेविएशन। क्लियर? सो मैक्सिमम डेविएशन के लिए या तो ग्रेजिंग एमर्जेंस होना चाहिए या तो ग्रेजिंग इंसिडेंस होना चाहिए। प्लीज पॉज करके इसको कॉपी कर लो। मैक्सिमम डेविएशन के लिए E इक्वल टू 90 ग्रेजिंग एमर्जेंस की सिचुएशन, या तो ग्रेजिंग इंसिडेंस की सिचुएशन भी चलेगी। ठीक है, फाइन। कर लिया बच्चों? मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आप सच में इंटरेस्ट लेकर ये सीखने की कोशिश कर रहे हो। थोड़ा और इंटरेस्टिंग करना है, कोशिश करते। चल, अगर ग्रेजिंग एमर्जेंस, ग्राफ को साइड में रख के थोड़ी देखिए, क्योंकि वो तो करना ही हमको है ना। सो अगर मैं ग्रेजिंग एमर्जेंस की बात करूं, ग्रेजिंग एमर्जेंस की, तो क्या होगा? ग्रेजिंग एमर्जेंस की अगर हम बात करें, सो ग्रेजिंग एमर्जेंस यानी कि अगर मैं यहां नॉर्मल ड्रॉ करूं बच्चों, तो रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में तो एंगल 90 हुआ ना, यानी कि सेकेंड सरफेस पर E का वैल्यू 90 हो। अब सरफेस AC पर, फॉर सरफेस AC, मैं चाहता हूं सब ध्यान दें, फॉर सरफेस AC स्नेल्स लॉ अगर मैं अप्लाई करूं तो म्यू इंटू साइन R2। सर R2 कहां से लाया? सेकेंड सरफेस का एंगल R2 था, इसलिए वो डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है। बाहर 1 इंटू साइन 90, साइन 90 की वैल्यू 1, 1 इंटू 1 1, यानी कि साइन R2 की वैल्यू क्या आई भाई? ये 1 हो गया, म्यू नीचे जाके डिवाइड हुआ। कुछ तो याद आ रहा है मेरे बच्चों को, साइन R2 इज 1 बाई म्यू, कुछ तो याद आ रहा है। इसके पहले वाला लेक्चर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में बच्चों एक फॉर्मूला था,
साइन थीटा इज 1/μ विद साइन IC या थीटा C जो भी था, फिर IC वॉज क्रिटिकल एंगल। और सच अगर मैं मतलब थोड़ा सा आप रिवाइज करो, थोड़ा सा रिकॉल करो, एमर्जेंट रे सरफेस क्या ये रे ऑफ लाइट डेंसर से रे जा रही है? यस सर। तो क्या टीआर का पॉसिबिलिटी है? यस सर। सो जब वो किसी एक एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए रिफ्रैक्टेड रे सरफेस के अलॉन्ग जा रही है, तो ये जो एंगल होगा वो क्रिटिकल एंगल होगा, यानी आपका R2 किसके बराबर होगा? क्रिटिकल एंगल के बराबर। और अगर R2 क्रिटिकल एंगल के बराबर है तो R1 किसके बराबर होगा? A माइनस थीटा C। सर क्या हो रहा है? जादू हो रहा है। इसलिए डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है। A वॉज R1 प्लस R2। सो R2 का वैल्यू अगर थीटा C है तो A का वैल्यू क्या होगा? सॉरी, R1 का वैल्यू क्या होगा? A माइनस थीटा C। सभी R1 क्यों चाहिए बताता हूँ, सुन ध्यान से। अब फर्स्ट सरफेस का एंगल आप जान चुके हो कि R1 है। फर्स्ट सरफेस पर फॉर सरफेस AB अप्लाई करो स्नेल्स लॉ, क्विक क्विक क्विक। सरफेस AB के लिए स्नेल्स लॉ अप्लाई करो। 1 इंटू साइन I is equal to mu into sin R1. So mu into sin R1 is A minus theta C. That is sin I. यानी कि I की वैल्यू sin इनवर्स ले लो, sin इनवर्स ऑफ mu टाइम्स ऑफ sin A minus theta C. क्या सीख रहा है बच्चा? कि कोई तो एक एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसकी वैल्यू इससे हम ढूंढेंगे होगी जब R1 की वैल्यू ये आएगी, जब R2 थीटा C होगा और एंगल ऑफ इमर्जेंस 90 होगा और मैक्सिमम डिविएशन होगा। तो अगर किसी ने पूछा मैक्सिमम डिविएशन के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होना चाहिए, सो इतना होना चाहिए साइन इनवर्स ऑफ म्यू इनटू साइन ऑफ A माइनस थीटा C। साइन इनवर्स ऑफ म्यू इनटू साइन ऑफ A माइनस थीटा C is the value of angle of incidence for maximum deviation. ये कब? जब ग्रेजिंग इमर्जेंस हो रहा है, अभी ग्रेजिंग इंसिडेंस बाकी है। दिस इज ओनली फॉर योर नॉलेज माय स्टूडेंट्स, ठीक है? सो क्या ये समझ में आपको? सेकेंड सरफेस पर स्नेल्स लॉ, उससे R2 मिला, R2 क्रिटिकल एंगल से कंपेयर करके ढूंढा मैंने, फिर R2 पता है तो R1 मिला, फर्स्ट सरफेस पर स्नेल्स लॉ और I की वैल्यू फाइंड करी मैंने। सो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस इसके बराबर होगा तो मैक्सिमम डेविएशन होगा। अच्छा, स्क्रीन को पॉज करें, इसको कॉपी करें। मैक्सिमम डेविएशन, ग्रेजिंग इमर्जेंस, ये सारे फॉर्मूले लिख लो कि उस केस में R2 थीटा C होगा और I की वैल्यू ये होगी। जरूरी है बच्चों। ओके, आगे बढ़ते हैं। चलो, अब अगर मैं डिस्कस करूं मैक्सिमम डिविएशन में ही, अगर मैं डिस्कस, देखो चमत्कार होने वाला है। फिर से एक बार मैक्सिमम डेविएशन, मैक्सिमम डेविएशन, रेडी आप? और मैक्सिमम डेविएशन में हम बात कर रहे थे ग्रेजिंग इंसिडेंस की। सो रे ऑफ लाइट ग्रेज करी, यहां आई और ऐसे कुछ एमर्ज होके चली गई, ठीक है ना? पक्का? ठीक है भाई। यहां अगर मैं नॉर्मल ड्रॉ करूं, सो नॉर्मल 2, नॉर्मल 1, इंसिडेंट रे का एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 है। ये सरफेस का एंगल R1 होगा, ये एंगल R2 होगा। कुछ बच्चे ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं और बहुत अच्छी बात है। ये आपका प्रिज्म ABC। चलिए बच्चों, फॉर सरफेस AB अप्लाई स्नेल्स लॉ। 1 into sin 90, mu into sin theta is constant. So mu 1 sin theta sin 90, अंदर mu की वैल्यू mu है sin R1. So 1 divided by mu will be sin R1. चल बच्चा जल्दी से बोल, इसलिए इसका मतलब क्या हुआ? R1 will be equal to theta C. यानी इस बार R1 की वैल्यू थीटा C के बराबर है। अगर R1 थीटा C है, now A is R1 plus R2. So R2 will be equal to A minus R1. So R2 will be equal to A minus theta C. ये सेम जो पहले किया वही, सारे रोल इंटरचेंज हो गए। जो R1 था पहले, अब वो R2 हो चुका है। जो पहले R2 था अब वो R1 हो चुका है। नाउ अप्लाई स्नेल्स लॉ फॉर सरफेस AC। फॉर सरफेस AC, क्विक क्विक क्विक। फॉर सरफेस AC हम अंदर से बाहर जा रहे हैं। सो म्यू इंटू साइन R2 इज इक्वल टू 1 इंटू साइन E। साइन R2 साइन ऑफ A माइनस थीटा C is equal to sin E.
सो ई का वैल्यू क्या हुआ, साइन इनवर्स ऑफ म्यू टाइम्स ऑफ साइन ए माइनस थीटा सी। मेरे प्यारे बच्चों, एक सुपर्ब ऑब्जर्वेशन यहां से सामने आ रहा है कि जब आई की वैल्यू 90 है तो जो ई की वैल्यू है वो सेम आई की वैल्यू थी जब ई का वैल्यू 90 था। इसके पहले वाला ग्रेजिंग इमरजेंस में देख जाकर, जब ई 90 था तो आई का वैल्यू इतना था, और जब आई 90 है तो ई का वैल्यू इतना है। दोनों की वैल्यू इंटरचेंज होती है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और आगे ग्राफ में भी वो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। यानी मैक्सिमम डेविएशन के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 होगा तो भी चलेगा, या तो एंगल ऑफ इंसिडेंस साइन इनवर्स ऑफ म्यू साइन ए माइनस थीटा सी। सर ये तो ई है, इधर ई है, बट पहले वाले केस में तो आई था ना। इसके जस्ट पहले वाले केस में क्या था, क्या था, ई का वैल्यू 90 था और आई का वैल्यू ये था। दोनों का रोल इंटरचेंज हो गया। सो अब मैक्सिमम डेविएशन के लिए हम ऐसे लिख सकते हैं, मैक्सिमम डेविएशन के लिए, मैक्सिमम डेविएशन के लिए हमारे पास दो पॉसिबिलिटी है। आई की वैल्यू साइन इनवर्स ऑफ म्यू इंटू साइन ऑफ ए माइनस थीटा सी, उस वक्त ई की वैल्यू पाई बाय 2 होगी, या फिर आई की वैल्यू पाई बाय 2 है और ई की वैल्यू साइन इनवर्स ऑफ म्यू इंटू साइन ऑफ ए माइनस थीटा सी। दिस इज व्हाट आई वाज एक्सप्लेनिंग। रोल इंटरचेंज हो जाता है, जो आई था वो ई था, जो ई था वो आई। सो मिनिमम डेविएशन याद रखना है, डेल्टा मिनिमम होने के लिए आई और ई इक्वल होने चाहिए। उसमें ए विल बी 2r, आई विल बी ए प्लस डेल्टा मिनिमम बाय 2। इसके पहले की जो फॉर्मूला लिस्ट थी वो। फिर मैक्सिमम डेविएशन में दो पॉसिबिलिटी है। इस नॉलेज के साथ लेट अस नाउ स्टार्ट डिस्कसिंग ग्राफ ऑफ डेल्टा वर्सेस आई। आई होप ये क्लियर है बच्चों, डिफिकल्ट नहीं है। अपने स्पेस से फिर से एक बार ये घर बैठे बैठे आप रिवाइज कर लेना, आपको समझेगा। ओके, लेट्स स्टार्ट नाउ। अब हाँ, आप स्क्रीन को पॉज करके कॉपी कर सकते थे। चलो, सो ग्राफ ऑफ डेल्टा वर्सेस आई इन केस ऑफ प्रिज्म। ओके, चलो बच्चों, एंगल ऑफ इंसिडेंस और डेल्टा। चलिए आगे। अब डेल्टा और आई का जब आप ग्राफ प्लॉट करते हो, सो ग्राफ का जो शेप है बच्चों वो ऐसा आता है। उसका जो फॉल है, डेल्टा का इनिशियल फॉल, वो बहुत रैपिड है, और जो उसका ग्रोथ है बाद में वो उसके कंपैरिजन में कम है। यानी देखो, गिरता बहुत जल्दी है पर रेज होने में टाइम लगता है। बट इफ यू सी, दिस करस्पॉन्ड्स टू मैक्सिमम एंगल ऑफ डिवीजन डेल्टा मैक्सिमम, एंड दिस करस्पॉन्ड्स टू मिनिमम एंगल ऑफ डिवीजन डेल्टा मिनिमम। अब अगर आपने ध्यान से सुना था बच्चों, तो पहले मिनिमम की मुझे बातें याद दिलाओ। मिनिमम डिवीजन के लिए क्या कंडीशन थी, डेल्टा मिनिमम कब होगा, जब आई और ई दोनों इक्वल है, R1 और R2 इक्वल है, मान लेते वो R के बराबर है, R का वैल्यू A/2 था और I का वैल्यू A प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2 था। मैं बार बार ये इसलिए लिख रहा हूं बच्चों ताकि आपको याद हो जाए। अब बताओ ये क्या, अगर डेल्टा मैक्सिमम है, ये भी डेल्टा मैक्सिमम अगर है, तो क्या समझ में आ रहा है, ये डेल्टा मैक्सिमम के लिए I का वैल्यू कितना होगा 90। देख फंस गया, खुद लॉजिकली सोचना बेटा। I का वैल्यू आप 0 से इंक्रीज करते जा रहे हो ना, तो डायरेक्ट 90 कैसे होगा, 90 तो बाद में होगा ना। सो दिस करस्पॉन्ड्स टू I इक्वल्स टू पाई बाई 2। इफ I इज पाई बाई 2 तो E विल बी इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ म्यू टाइम्स ऑफ साइन A माइनस थीटा सी। यहां पर R1 की वैल्यू विल बी इक्वल टू थीटा सी एंड R2 की वैल्यू विल बी इक्वल टू A माइनस थीटा सी। जबकि इस केस में क्या होगा, अच्छा, दिस करस्पॉन्ड्स टू ग्रेजिंग इंसिडेंस। This corresponds to grazing incidence. This point will represent E equals to pi by 2
आई उसको इंटरचेंज करना है, साइन इनवर्स ऑफ म्यू टाइम्स ऑफ साइन ए माइनस, माफ कीजिए, ताकि याद रहे मिनिमम के लिए। हाँ चलिए बताइए, E विल बी इक्वल टू पाई बाई टू, आई विल बी इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ म्यू टाइम्स ऑफ साइन ए माइनस थीटा सी। यहां पर R2 वॉज थीटा सी एंड R1 इज ए माइनस थीटा सी, सारी वैल्यू इंटरचेंज हो रही है एंड दिस करस्पॉन्ड्स टू ग्रेजिंग एमर्जेंस। अच्छा, इस ग्राफ से हम क्या क्या पॉइंट नोट कर सकते हैं बच्चों? पहला पॉइंट कि as angle of incidence increases, initially angle of deviation decreases, it becomes minimum, and then when the angle of incidence increases, angle of deviation also increases. पहले जब angle of incidence बढ़ता है तो angle of deviation कम होता है, 0 तक जाता है। उसके बाद जब angle of incidence बढ़ता है तो angle of deviation भी बढ़ता है। ये क्लियर है? ओके, angle of deviation की वैल्यू या एक गिवन एंगल, देखो अभी एंगल ऑफ इंसिडेंस जब इतना है, इतना, ये जो अजीब सा है, साइन इनवर्स ऑफ म्यू टाइम्स ऑफ साइन ए माइनस थीटा सी, तभी भी डिविएशन मैक्सिमम है, और जब 90 है तो भी डिविएशन मैक्सिमम है। मतलब बच्चों, फॉर गिवन वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डिविएशन, एंगल ऑफ डिविएशन की एक वैल्यू के लिए दो एंगल ऑफ इंसिडेंस पॉसिबल है। चलो कोई भी एक रैंडम वैल्यू लेते हैं, ये क्या ये मैक्सिमम है? नो। क्या ये मिनिमम है? नो। ये तो बीच की वैल्यू। सोच, यहां ये दो जगह कट कर रहा है, इसका मतलब बच्चों थोड़ा ध्यान देना होगा। सपोज ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है x और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है y। मेरे प्यारे बच्चों, तो मैं ऐसा बोलूं, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस x है तो जितना एंगल ऑफ डिविएशन डेल्टा है उतना ही एंगल ऑफ डिविएशन डेल्टा वापस से जब एंगल ऑफ इंसिडेंस y है, यानी कि दो अलग अलग एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए मुझे सेम एंगल ऑफ डिविएशन आता है, सिर्फ मिनिमम डिविएशन पे एक ही पॉसिबिलिटी है। बाकी हमेशा याद रखना, फॉर अ गिवन एंगल ऑफ डेविएशन देयर आर टू पॉसिबल एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब एक काम की बात सुनो, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस इतना था तो एंगल ऑफ इमर्जेंस 90 था। जब एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 हुआ, रोल इंटरचेंज, तो ई का वैल्यू वो हो गया। मुझे एक बात बता बच्चा, मैक्सिमम डिविएशन कब होगा? सर आई का वैल्यू 90 है तो आई का वैल्यू ये, ऐसा बोलोगे ना, आई इक्वल टू दिस और आई इक्वल टू दिस। बट व्हेन आई इज दिस, ई इज पाई बाय 2, क्या ये एंगल ऑफ इंसिडेंस की दूसरी वाली वैल्यू यही तो है जहां पे डिविएशन मैक्सिमम है? ये तो एक तो ये एंगल पर डिविएशन मैक्सिमम है, दूसरा ये वाले एंगल ऑफ इंसिडेंस पे भी तो डिविएशन मैक्सिमम है। बेसिकली कहने का मतलब बच्चों, अगर x पर डेल्टा डेल्टा है तो y पर भी डेल्टा डेल्टा है। मतलब जब एंगल ऑफ इंसिडेंस x है तो अगर एंगल ऑफ डिविएशन डेल्टा है, y पर भी एंगल ऑफ डिविएशन डेल्टा है, इसका मतलब जब x एंगल ऑफ इंसिडेंस रहा होगा उसका करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ एमर्जेंस y आएगा। मस्त, सब ऊपर से जा रहा है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है ना? फिर ध्यान से सुनो, ये समझा कि x और y एंगल ऑफ इंसिडेंस पर डिविएशन डेल्टा है, सब साथ में। अब मैं कह रहा हूं, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस x होगा तो डिविएशन डेल्टा होगा, उस वक्त एंगल ऑफ इमर्जेंस कितना होगा? सर मालूम नहीं, वही मैं बता रहा हूं, y होगा। अगर दो एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए सेम डेल्टा आता है तो दो एंगल ऑफ इंसिडेंस में से अगर आप एक को एंगल ऑफ इंसिडेंस ले रहे हो तो दूसरी वैल्यू उसके लिए एंगल ऑफ इमर्जेंस बन जाएगी। मतलब जैसे मान ले I इक्वल टू 30 डिग्री पर और I इक्वल टू 70 डिग्री पर डेल्टा की वैल्यू 40 है, यानी सेम डेल्टा के लिए दो एंगल पॉसिबल है इंसिडेंस का। मैं कह रहा हूं जब डेल्टा 40 I 30 तो E कितना? तो आंसर आएगा 70। डायरेक्ट शॉर्टकट, ये प्रूफ कर चुका हूं मैं। सो डेल्टा 40 कब है? जब I 30 है तो I 70। अब मैं कह रहा हूं अगर I की वैल्यू 30 है, डेल्टा की वैल्यू 40 है, उस वक्त E कितना होगा? तो ये जो दूसरी वैल्यू वही E होगी। सिमिलरली जब I की वैल्यू 70 है, डेल्टा 40 है, तो E कितना होगा? 30 होगा। सो इफ फॉर two angle of incidence we get same delta, then for those two angle of incidence are basically given values of angle of incidence and corresponding angle of emergence. अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस x है तो उसका करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ इमर्जेंस क्या आएगा? y। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस y है तो उसका करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या आएगा? x। इंटरचेंज हो जाता है।
और ये आपके सामने है, सिर्फ एक जगह नहीं होता जब मिनिमम डिविएशन है। फिर से देख ग्राफ से क्या समझा, एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ने के साथ एंगल ऑफ डिविएशन कम होता है, मिनिमम होता है। जब एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ता है एंगल ऑफ डिविएशन भी बढ़ता है। फिर एक एंगल ऑफ डिविएशन के लिए दो करस्पॉन्डिंग या दो वैल्यूज ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस आती है। उन दोनों में से अगर आप एक को एंगल ऑफ इंसिडेंस ले रहे हो तो उस एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए एंगल ऑफ इमर्जेंस वो दूसरा वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा। अगर डेल्टा इक्वल टू 40, आई इक्वल टू 30 और 70 पर आ रहा है, तो जब आई का वैल्यू 30 होगा उसका करस्पॉन्डिंग ई 70 आने वाला है। अगर आप आई 70 लोगे तो उसका करस्पॉन्डिंग ई 30 आने वाला है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट इट इज। ग्राफ का फॉल बहुत फास्ट है और राइज उतना फास्ट नहीं है, यानी ग्राफ सिमेट्रिक नहीं है, इस तरफ और इस तरफ अलग है। ये राइट साइड में थोड़ा ज्यादा है, लेफ्ट साइड में थोड़ा कम है। सो ग्राफ पैराबोलिक है बट वो सिमेट्रिक नहीं है बच्चों, इट इज टिल्टेड और शिफ्टेड टू द राइट साइड, टिल्टेड और शिफ्टेड टू द राइट साइड। फिर से एक बार ग्राफ से क्या समझ में आया, पहला पॉइंट बोल, इनिशियली व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीजेस एंगल ऑफ डिविएशन डिक्रीजेस, it reaches minimum value. After that, when angle of incidence increases, angle of deviation also increases.